देखो, अर्थव्यवस्थाएं जो होती हैं वो कई सारी होती हैं। वैसे तो मेनली हमें 3 ही पढ़नी है अर्थव्यवस्थाएं, लेकिन वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले पढ़ेंगे अर्थव्यवस्थाओं में होने वाली समस्या। तुमने एक चीज गौर नहीं करी, जो हेडिंग मैंने डलवाया था वो हेडिंग ये था, अर्थव्यवस्था और केंद्रीय समस्याएं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, जो भी अर्थव्यवस्था होती है उसमें कुछ क्या होती है, केंद्रीय समस्याएं होती हैं। कुछ ना कुछ उस अर्थव्यवस्था में क्या बनी भी होती है, केंद्रीय समस्या। तो एक काम करते हैं, पहले वो केंद्रीय समस्या हम पढ़ेंगे, बाद में अर्थव्यवस्थाएं पढ़ेंगे। और ठीक है, तो केंद्रीय समस्याएं करने से पहले कुछ चीजों पर गौर करो। बोर्ड पे देखो, मैंने तुम्हें एक बात अच्छे से समझा दी है कि जो संसाधन होते हैं, हमेशा एक उत्पादक के पास, एक व्यक्ति के पास, एक देश के पास जितने भी संसाधन होते हैं, वो संसाधन हमेशा कैसे होते हैं, सीमित। हमेशा संसाधनों का नेचर कैसा होता है, सीमित, मतलब लिमिटेड। अगर एक छोटे से छोटे लेवल का उत्पादक है या बड़े से बड़े लेवल का उत्पादक है, उसके पास भी संसाधन हमेशा कैसे होंगे, सीमित। अगर संसाधन सीमित हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उस संसाधन का सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। हमें अपने संसाधनों को वहीं लगाना चाहिए जहां पर ज्यादा जरूरत है, यहाँ पर, या फिर जहां पर जरूरत है। बेमतलब में हमें अपने संसाधनों का गलत बंटवारा नहीं करना चाहिए। मैंने क्या शब्द यूज करा, बंटवारा। ध्यान रखना, अर्थशास्त्र में बंटवारे के लिए एक वर्ड आएगा, आवंटन। मतलब हमें संसाधनों का आवंटन बहुत सोच समझकर अच्छी वस्तुओं पर, जरूरी वस्तुओं पर करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास थोड़े बहुत संसाधन थे और उससे तुमने कोई ऐसी वस्तु बना ली जो बाजार में बिकी नहीं रही है, सपोज एक उत्पादक ने 100 मार्कर तैयार कर लिए लेकिन बाजार में इनकी मांग ही नहीं है, उसकी प्लास्टिक भी वेस्ट हुई, उसकी मेहनत भी वेस्ट हुई, उसका पैसा भी गया। क्या कुछ फायदा हुआ, बिल्कुल भी नहीं। जितना भी उसने बनाया था सारा का सारा उसका बच जाएगा, क्योंकि बाजार में इस मार्कर की मांग ही नहीं है ना। तो हमें अपने संसाधनों का आवंटन ऐसी जगह करना चाहिए जहां पर कुछ लाभ होए, जहां पर उस वस्तु की बिक्री होए, ना कि उस वस्तु पर खर्च करे जहां पर उसकी जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो जब हम संसाधनों के आवंटन की बात करते हैं तो मेनली हम संसाधनों का आवंटन करने से पहले 3 क्वेश्चनों के जवाब ढूंढते हैं। क्या उत्पादन करना है, सबसे पहली समस्या। सबसे पहली केंद्रीय समस्या क्या होती है, क्या उत्पादन करना है। भाई बहुत सारी वस्तुएं, अर्थव्यवस्था में तो बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं। अब जरा इस छोटे से लेवल को देखो, यहाँ पर मैंने लाइट यूज कर रखी है, चेयर यूज कर रखा है, बोर्ड यूज कर रखा है, मार्कर यूज कर रखा है, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हो रही है, प्रिंटर इस्तेमाल हो रहा है, वीडियो कैमरा इस्तेमाल हो रहा है, लैपटॉप इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारी वस्तुएं। अब तुम सोचो, मैंने सिर्फ अपने ऊपर एक उदाहरण दिया था तो कितनी सारी वस्तुएं निकल आई। अब जरा देश के बारे में सोचो, तो देश के अंदर तो दुनिया भर की वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो हमें हर तरह की वस्तुओं की बात नहीं करनी। हम जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में तो सिर्फ 2 तरह की वस्तुओं की बातें करेंगे। क्या उत्पादन करना है, किस वस्तु का उत्पादन करना है, क्या उत्पादन करने का मतलब क्या है, आखिर में क्या बनाऊं जो बाजार में बिक जाए। पहली समस्या तो ये होती है। चलो ये तो पता चल गया क्या उत्पादन करना है, किसी ने मुझे बता दिया एक काम कर ये बना ले, तो मुझे पता चल गया कि ये उत्पादन करना है। अब कैसे उत्पादन करना है, टेक्निक, तकनीक भी तो पता होनी चाहिए ना। किसी भी वस्तु को बनाने की, किसी भी सेवा को बनाने की कुछ तकनीक होती है, मतलब क्या तरीका है, किस तरीके से मैं उस वस्तु को बनाऊं। ठीक है, मजदूरों का इस्तेमाल करूं, मशीनों का इस्तेमाल करूं, पैसे का इस्तेमाल करूं, किस तरह से बनाऊं। ठीक है, अभी मैं केवल रफली बता रहा हूं, अभी मैं एक एक करके हर एक समस्या को समझाऊंगा, अभी तो मैं रफ आइडिया बता रहा हूं। चलो तकनीक भी पता चल गई। अब क्वेश्चन ये, उसने मुझे बता दिया था ये बना लो, मैंने बना लिया। इसने मुझे बता दिया था ऐसे बना लो, मैंने ऐसे बना लिया, मतलब तकनीक भी बता दी। लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि किसके लिए बनाऊं। भाई
उत्पादन कर रहा हूं, वस्तुएं बना रहा हूं, सर्विस बना रहा हूं, लेकिन किसके लिए मुझे ये तो किसी ने बताया नहीं था। मैंने मूर्खों की तरह सारा सामान बनाकर तैयार कर लिया, कम से कम 20 लाख का सामान तैयार कर लिया, लेकिन मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि मैं किसके लिए बनाऊं। तो बताओ क्या मेरा माल बिक पाएगा? मुझे ये नहीं पता मुझे किसको बेचना है। तो ध्यान रखना, देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर हमें इन तीनों प्रश्नों के जवाब ढूंढने होते हैं। क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। अगर तीनों में से एक का भी जवाब नहीं मिलेगा तो समस्या बनी ही रहेगी, बाकी दो के जवाब भी कुछ नहीं कर पाएंगे अगर एक समस्या का जवाब रह गया तो। ठीक है, तो तीनों समस्याओं का जवाब मिलना चाहिए। और तीनों समस्याओं का संबंध किससे? संसाधनों के आवंटन से। हम अपने संसाधन उसी वस्तु पर लगाएंगे जो हमें बनानी है, हम अपने संसाधन उसी तकनीक पर लगाएंगे जो तकनीक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपने संसाधन उसी व्यक्ति के लिए लगाएंगे जो व्यक्ति हमारी चीज को खरीदना चाहता है। ठीक है, खैर अभी मैं बात करूंगा। तो ध्यान रखना, जो केंद्रीय समस्याएं होती है ना, अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं होती है, उन्हें संसाधनों के आवंटन की समस्या भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आ गया है 3 नंबर में, संसाधनों के आवंटन की समस्या को समझाइए। तो देखो, वैसे तो ये तीनों समस्याएं तुम्हें समझानी है, लेकिन जब ये आ जाता है ना संसाधनों के आवंटन की समस्या को समझाइए, तो तीनों समस्याओं के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दो बस। हालांकि इन तीनों समस्याओं के बारे में सेपरेट क्वेश्चन भी आता है, 3 नंबर का, 3 नंबर का और 3 नंबर का। मतलब तीनों समस्याएं अलग अलग भी पूछी जाती है, 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स। लेकिन जब तीनों समस्याओं के बारे में एक साथ पूछा जाए तो इतना मत बता देना कि सारा का सारा लिख दिया, सिर्फ उनकी मेन मेन डेफिनेशन लिख देना। अभी मैं बता दूंगा कैसे लिखना है। तो पहले तो तुम्हें अब अगला हेडिंग डालना है, अर्थव्यवस्था के बाद केंद्रीय समस्याएं। बोर्ड पे लिखा हुआ है केंद्रीय समस्याएं। और मैंने बता दिया था एक देश के अंदर केंद्रीय समस्याओं को संसाधनों के आवंटन की समस्या भी कहा जाता है। आवंटन मतलब संसाधनों का बंटवारा। मुझे बताओ, चाहे एक उत्पादक हो, चाहे एक उपभोक्ता हो, चाहे कोई सा भी व्यक्ति हो, हमेशा वो अपना संसाधन ऐसी जगह लगाता है जहां पर अनिवार्य होता है, जहां पर उसको कुछ लाभ मिले। मान लो तुम यहाँ पर बैठकर पढ़ रहे हो, तुम एक उपभोक्ता हो इस समय, भाई मेरी सर्विस को इस्तेमाल कर रहे हो, तुम क्या माने जाओगे? उपभोक्ता। तुमने अपना पैसा, तुम्हारे लिए पैसा क्या है? संसाधन है। तुमने अपना पैसा यहाँ पर एवन स्टडीज पर लगाया है ताकि तुम्हें अच्छी नॉलेज मिले। ठीक है, जो चीज तुम्हारे लिए जरूरी थी तुमने वो पैसा वहां पर लगाया है। अगर तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, कोई भी बात समझ में नहीं आती है, तो क्या तुम आगे फिर अपना पैसा यहाँ पर लगाना पसंद करोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो एक व्यक्ति अपने संसाधनों का बंटवारा उसी जगह करता है जहां पर उसको कुछ लाभ मिलता है, जहां पर वो चीज उसको जरूरी लगती है। ठीक है, हम हमेशा अपने संसाधनों का बंटवारा बड़े सोच समझ कर करते हैं, क्योंकि संसाधन हमेशा कैसे होते हैं? सीमित। चाहे कितना भी अमीर आदमी हो, फिर भी उसके लिए वो पैसा कैसा माना जाएगा? सीमित। तो केंद्रीय समस्याओं के लिए पहले एक नोट लिखना है, फिर मैं तुम्हें एक एक करके सारी समस्याएं समझाऊंगा। तो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखो नोट में, हमेशा संसाधन सीमित होते हैं। हमेशा संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था को, बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रत्येक, इसलिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था को चयन की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था को चयन की समस्या का सामना करना पड़ता है। चयन की समस्या का सामना करना पड़ता है।
मैंने बताया था चयन की समस्या, संसाधन हमेशा कम होते हैं, इसलिए हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, चुनाव, कि हम इस वस्तु को खरीदें या उस वस्तु को खरीदें या किस वस्तु को खरीदें। ठीक है, चयन की समस्या का सामना करना पड़ता है। यह एक, बोर्ड पे लिखा हुआ है, यह एक मौलिक आर्थिक, यह एक मौलिक आर्थिक समस्या है। ये एक मौलिक आर्थिक समस्या है। केंद्रीय समस्याओं को, केंद्रीय समस्याओं को संसाधनों के, केंद्रीय समस्याओं को संसाधनों के आवंटन की समस्या भी, केंद्रीय समस्याओं को संसाधनों के आवंटन की समस्या भी, आवंटन में एक बार फिर से लिख देता हूं बोर्ड पर, और इसका सिंपल अर्थ होता है बंटवारा। मतलब हम अपने संसाधनों का बंटवारा अच्छी जगह ही करना पसंद करते हैं, और हम क्या, हर व्यक्ति ऐसे ही करेगा। केंद्रीय समस्या को संसाधनों के आवंटन की समस्या भी कहा जाता है, आवंटन की समस्या भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे केंद्रीय समस्याएं। ठीक है, पहले तो तुम्हें तीनों को एक साथ लिखना है, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। लिखो कैपिटल ए, क्या, लिखो क्या उत्पादन करें। भाई अब जरा इस पर गौर करो, क्या उत्पादन करें, क्या उत्पादन का मतलब ये है हम कौन सी वस्तुओं को बनाएं। भाई अगर मैं तुमसे पूछूं, ये मार्कर बाजार में बिल्कुल भी नहीं बिकता है, मान लो 1 महीने में 1 पीस भी नहीं बिकता है, तो अगर तुम एक उत्पादक हो तो क्या तुम इस मार्कर को उत्पादन करना पसंद करोगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम तुरंत कह दोगे भाई सर जब ये बिक ही नहीं रहा है तो हम क्यों इसको बनाएं, क्यों अपना पैसा, अपने मजदूर, अपनी बिल्डिंग, अपनी बिजली, अपने संसाधन इस बेकार की चीज पर लगाएं। ऐसा नहीं होता ना। तो हम अपने संसाधन हमेशा उसी वस्तु पर खर्च करना पसंद करेंगे जिसकी बाजार में क्या होती है, मांग। भाई जिसकी बाजार में क्या चल रही है, डिमांड चल रही है। ठीक है, तुम उसी चीज को तो बनाना पसंद करोगे। तो मेनली जब हम बात करते हैं क्या उत्पादन करें, तो इसका संबंध किससे होता है, वस्तु और सेवा से, कि कौन सी वस्तु बनाएं, कौन सी सेवा बनाएं जो बाजार में चले। ठीक है, तो इसके आगे एक छोटी सी लाइन लिख लेना, मैं एक्सप्लेन नहीं करवा रहा हूं अभी मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करवा रहा, अभी तो बस मैं इसके आगे एक लॉजिक वर्ड लिखवा रहा हूं कि इसका संबंध किस समस्या से है। तो लिख लो इसके आगे, इसका संबंध वस्तु और सेवा से है। इसका संबंध वस्तु और सेवा से है। मतलब हम कौन सी वस्तु बनाएंगे या कौन सी सेवा बनाएंगे, यह फैसला लिया जाता है यहाँ पर। आखिर क्या उत्पादन करें, आखिर कौन सी चीज बनाएं। ठीक है, अब लिखो दूसरी समस्या। भाई मैंने समस्या को एक्सप्लेन नहीं कराया अभी, बस मैंने एक लॉजिक लिखवा दिया है कि क्या उत्पादन करने का मतलब किससे, वस्तु और सेवा से। ठीक है, एक्सप्लेन तो अभी करेंगे। अब दूसरी समस्या लिखो। ये तो पता चल गया क्या बनाना है, अब कैसे बनाना है वो लिखो। कैसे उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, क्वेश्चन मार्क लगाते चलना। अब देखो कैसे उत्पादन करें, वैसे तो कई सारी तकनीकें आजकल, एक से एक टेक्नोलॉजी आ गई है,
जरूरी नहीं है आज के समय में हम मजदूरों का ही इस्तेमाल करें। भाई एक से एक एडवांस्ड मशीन आ गई है, मजदूर भी क्या काम करेगा जो एक से एक डेवलप्ड मशीन कर लेती हैं। फिर भी कुल मिलाकर यहाँ पर दो तरह की तकनीक की बात होगी। अभी नहीं बता रहा मैं वो कौन सी तकनीक है, जब मैं इस समस्या को एक्सप्लेन करवाऊंगा तब मैं बताऊंगा उस तकनीक के बारे में। फिलहाल बस इतना लिख लो, कैसे उत्पादन करने का क्या मतलब है कि तकनीक कौन सी हो, तो इसका संबंध किससे होता है, तकनीक से। तो लिख लो इसके आगे के लॉजिक वर्ड, इसका संबंध तकनीक से है। बोर्ड पे मैं लिख देता हूं तकनीक, हालांकि तुम लोग शायद खुद से लिख पाओ, लेकिन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। इसका संबंध तकनीक से है, मतलब कौन सी तकनीक हम इस्तेमाल करें। ठीक है, अब वो कौन कौन सी तकनीक है वो अभी पढ़ेंगे जब एक्सप्लेन करेंगे। अब तीसरी समस्या लिखो, तीसरी और आखिरी समस्या। भाई क्या बनाना है पता चल गया, कैसे बनाना है ये भी पता चल गया, लेकिन मुझे बेवकूफ को ये नहीं पता चला मैं किसके लिए बना रहा हूं। भाई उसने कहा एक काम कर 50 लाख का माल तैयार कर ले, ठीक है मैंने मान लिया। उसने कहा ऐसे कर ले, इस तकनीक का इस्तेमाल करके कर ले, मैंने कर लिया। 50 लाख का माल, मैंने घर बेचकर लोन लिया, बैंक से लोन लिया, घर बेचकर पैसे लिए, तब जाके मैंने 50 लाख का माल तैयार करा। मैं भी मूर्ख था, मुझे ये तो पता नहीं था मैं किसके लिए बना रहा हूं, बस 50 लाख रुपए लगा दिए। अब मुझे किसी ने बताया नहीं कि किसके लिए बनाना है, वेस्ट। तो ध्यान रखना तीसरी समस्या का भी हल होना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें इन दोनों का आंसर मिल गया और तीसरे का आंसर नहीं मिला तो गड़बड़ है। ठीक है, तीनों समस्याओं का हल करना एक अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही जरूरी है जैसे रोज जीने के लिए ऑक्सीजन का जरूरी है। ठीक है, तो तीसरे में तुम लिख सकते हो किसके लिए उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। तो किसके लिए उत्पादन करें भाई, क्वेश्चन ये किसके लिए उत्पादन करें। अगर मैं कह रहा हूं मान लो तुम्हारे पास बहुत बड़ी इको की बिल्कुल लेटेस्ट बुक थी टीआरजन बी की ओरी की, इस साल के एडिशन की, जिसके ऊपर कीमत डली हुई है 500 रुपए। सपोज 500 रुपए डली हुई है, मान लो मेरी तरफ से 500 रुपए की कीमत डली हुई है, लेकिन अब वो बुक तुम्हारी है क्योंकि तुमने बाजार से वो बुक खरीद ली है। अब तुम चाहते हो इस बुक को बेचना, मैं तुम्हें कीमत दे रहा हूं इस बुक की 400 रुपए, क्योंकि भाई पुरानी हो गई है, 500 रुपए की तो बिकेगी नहीं, हालांकि अभी अभी खरीदी है तो इसलिए 400 रुपए की बिक जाएगी। लेकिन एक बंदा मूर्ख है, मैं तो होशियार था, मुझे मालूम था उतने रेट में बिकने वाली है नहीं। एक बंदा मूर्ख है, वो तुम्हें देने के लिए तैयार है 600 रुपए, उसे ये नहीं पता बाजार में 500 रुपए की मिल रही है, तुमसे वो पुरानी 600 रुपए की खरीद रहा है, इसलिए मैंने उसे मूर्ख बोला है। अमीर होगा भाई, हमें क्या लेना देना, हमें थोड़ी ना पैसे दे रहा है। खैर 600 रुपए की वो तुमसे खरीदने के लिए तैयार है, और मैं तुमसे कितने की खरीदने के लिए तैयार हूं, 400 रुपए की। तुम बेचने के लिए तैयार हो, बताओ किसको बेचना पसंद करोगे, उसको या मुझे। ये मत सोचो कि टीचर है, ये तुम सोचो तुम सिर्फ एक विक्रेता हो, और विक्रेता हमेशा उसको बेचता है जो उसे उस वस्तु की ऊंची कीमत देने के लिए तैयार हो। भाई तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें तो अपना फायदा देखना है बस, और फायदा तुम्हें किससे ज्यादा मिलेगा, यहां से या वहां से। 100 रुपए का फायदा ज्यादा मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ पर तो उल्टा 100 रुपए की कमी मिल रही है तुम्हें। ठीक है, तो अल्टीमेटली तुम उसको बेचते हो जिससे तुम्हें क्या मिलती है, ऊंची कीमत। और ऊंची कीमत यूं ही नहीं मिल जाती है भाई, मैंने 400 रुपए में ले रहा हूं क्योंकि मेरी आय है ही नहीं इतनी। आय का मतलब क्या होता है, इनकम। मेरी इनकम इतनी नहीं थी इसलिए मैं तुमसे 400 की मांग रहा था, लेकिन उसकी इनकम बहुत हाई फाई रही होगी, तभी तो वो लुटाने के लिए तैयार है, 600 रुपए लुटा रहा है एक ही बार में। ठीक है, जबकि वो जानता होगा बाजार में 500 रुपए की मिल रही है, फिर भी वो आलस के चक्कर में तुमसे खरीद रहा है 600 रुपए में, क्योंकि उसकी क्या होगी, आय। तो ध्यान रखना हम उसी के लिए उत्पादन करते हैं, किसके लिए उत्पादन, मतलब उसी के लिए उत्पादन करते हैं जो हमें ऊंची से ऊंची क्या देने के लिए तैयार हो जाता है, कीमत। और कीमत किसकी वजह से तैयार होता है, वो आय की वजह से। मान लो एक गरीब आदमी है, आय है ही नहीं,
क्या वो ऊंची कीमत दे पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ऊंची कीमत वही व्यक्ति दे सकता है जिसकी आय अच्छी खासी होती है। 1 मिनट में 10 लाख, कितनी बड़ी बात बोल दी मैंने। 1 मिनट में 10 लाख बंदा कमा रहा है, तो 600 क्या 6000 भी दे सकता है वो तुम्हें बुक के। ठीक है, तो कुल मिलाकर किसके लिए उत्पादन करना है? हम केवल किसके लिए उत्पादन करते हैं? जिसकी आय बहुत अधिक होती है। तो लिख लो इस समस्या का एक लॉजिक वर्ड इसके लिए भी लिखो, इसका संबंध आय से है। बस इतना सही शब्द लिख लो, इसका संबंध आय से है। आय का मतलब इनकम। ठीक है, तुम्हारी मंथली इनकम कितनी है, ईयरली इनकम कितनी है, मतलब एक साल में कितने कमा लेते हो और कितने उड़ा देते हो। तो उड़ाना तो छोड़ो, यहाँ पे बात हो रही है कमाने की। तो तीनों समस्याओं के बारे में मैंने ओवरव्यू बता दिया है कि क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, रफली बातें हमने कर ली हैं। तो अब हम इन समस्याओं को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, और तीनों ही समस्याएं अब तक कई बार पेपर में आ गई हैं। अब देखो, जो मैं कह रहा था तुमसे शॉर्ट क्वेश्चन का, अभी तक मैंने क्या लिखवाया था तुम्हें? पहले मैंने नोट में आवर्तन के बारे में बताया, फिर ये 3 समस्याएं लिखवाई, और तीनों समस्याओं के बारे में आगे मैंने लिखवाया कि इनका संबंध किससे है। जैसे पहली वाली समस्या का संबंध किससे होता है? वस्तु और सेवा से। दूसरी समस्या का संबंध किससे होता है? तकनीक से। तीसरी समस्या का संबंध किससे होता है? आय से। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है ना, आवर्तन की समस्या को समझाइए, तो तुम्हें मालूम है ये तीनों ही समस्याएं क्या मानी जाती हैं? आवर्तन की समस्याएं। तो अब तक मैंने जितना लिखवाया था ना केंद्रीय समस्या में, वो सारा 3 नंबर में तुम्हें एक्सप्लेन कर सकते हो, सिर्फ उतना। आगे का पार्ट अब एक्सप्लेन नहीं करना, आगे का पार्ट तो तब एक्सप्लेन करो। देखो ऐसे मान लो क्वेश्चन आता है, क्या उत्पादन करें, इस समस्या को समझाइए। तो अब मैं वो समझाऊंगा क्या उत्पादन करे, और प्रॉपर समझाऊंगा। पहले इसका मतलब लिखाऊंगा, फिर इसका हल लिखाऊंगा कि इस समस्या का समाधान करना है तो कैसे करना है। ठीक है, और फिर क्वेश्चन आ जाता है कैसे उत्पादन करें, इस समस्या को समझाइए, तब तुम्हें वो हेडिंग डालना है। तो ध्यान रखना, सिर्फ इतना आता है ना, संसाधनों के आवंटन की समस्या को समझाइए। तो अब तक मैंने जितना कराया वो सब लिख देना। तुम चाहो तो नोट के अंदर एक क्वेश्चन लिख सकते हो उस फॉर्म के लिए, संसाधनों के आवंटन की समस्याओं को समझाइए। तो उस हेडिंग के लिए तुम्हारा वो क्वेश्चन बन सकता है। खैर, अब एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो कैपिटल ए टॉपिक डाल दो फिर से। समस्या वही है, क्या उत्पादन करें। तो अब इसके बारे में तुम्हें पहले से ही काफी सारी बातें पता चल गई हैं, तो अब इस समस्या को समझना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि जब हम बात करते हैं क्या उत्पादन करें, तो मैंने बताया था बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। एक छोटे से घर में भी देखोगे ना, वहां पर भी तुम्हें दुनिया भर की वस्तुएं दिख जाएंगी। इस समय तुम रूम में बैठे हुए हो, फैन भी यूज कर रहे हो, चेयर भी यूज कर रहे हो, कंप्यूटर भी यूज कर रहे हो, टेबल भी यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो बहुत सारी वस्तुएं, लेकिन इतनी सारी वस्तुओं को तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि अगर वस्तुएं पढ़ते रहेंगे तो इको तो गई। तो मेनली हम उत्पादन करने के लिए 2 तरह की वस्तुओं की बातें करते हैं सिर्फ। एक तो ऐसी वस्तुएं जो सीधा किसके लिए बनी हुई होती हैं? उपभोक्ता के लिए, उपभोक्ता वस्तुएं। और एक ऐसी वस्तुएं जो किसके लिए बनी हुई होती है? उत्पादक के लिए, जिसको हम कहते हैं पूंजीगत वस्तुएं। क्या कहते हैं? पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं मतलब जैसे कि मान लो कंप्यूटर्स, मशीन, इस तरह की चीजें, मतलब जो चीजों को बनाने में आसान काम कर देती है। ठीक है, और उपभोक्ता वस्तुएं जो सीधा किसके लिए होती है? उपभोक्ता के लिए। ठीक है, जैसे कि ये मार्कर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ना इस समय, ये मेरे लिए उपभोक्ता वस्तु है। अगर मान लो कारखाने में कोई बड़ी मशीन लगी हुई है जो 1 घंटे में 10 गुड्स बना रही है, 10 वस्तुएं बना रही है, तो वो क्या मानी जाएगी? पूंजीगत वस्तु। तो 2 तरह की वस्तुएं बनाई जाती है। फर्क इतना है, ये किसको संतुष्टि देती है? उपभोक्ता को। और पूंजीगत वस्तुएं किसको संतुष्टि देती है? उत्पादक को। ये किसका काम आसान कर देती है? उत्पादक का। और उपभोक्ता वस्तु किसका काम आसान कर देती है? उपभोक्ता का। तो पहले क्या उत्पादन करें में थोड़ा सा लिखना है इसके आगे, अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो लिखो,
लिखो, अर्थव्यवस्था में दो प्रकार की वस्तुओं का, अर्थव्यवस्था में दो प्रकार की वस्तुओं का, दो प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, दो प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। उपभोक्ता वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं तथा पूंजीगत वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं तथा पूंजीगत वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं तथा पूंजीगत वस्तुएं। अब देखो, उपभोक्ता वस्तुएं, आज उपभोक्ता वस्तुएं कितनी हो गई हैं भाई? ठंडक करने के लिए एसी है, रोशनी करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी है, टाइपिंग वगैरह करने के लिए घर पे कंप्यूटर्स है, पढ़ाई करने के लिए इंटरनेट है, बैठने के लिए चेयर है, लेटने के लिए सोफा वगैरह, बेड वगैरह है। ये सारी चीजें क्या है? उपभोक्ता वस्तुएं। और इससे जीवन की किसके बारे में पता चलता है? गुणवत्ता के बारे में। जो हमारा लाइफ का स्टेटस है, हमारे जो जीवन की गुणवत्ता है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है? सुधर रही है। मतलब उपभोक्ता वस्तुओं से किनका जीवन बेहतर बनता है? उपभोक्ताओं का। अब जरा पूंजीगत वस्तुओं की बात करते हैं। पहले क्या होता था? एक से एक एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, ना ही कोई हाईली एडवांस्ड मशीन्स होती थी, तो सारा काम किसके थ्रू करवाया जाता था? मजदूरों के थ्रू। एक मजदूर 1 घंटे में जहां 5 वस्तु बना पाता है, वहां पर एक मशीन 1 घंटे में हजारों पीसे बना देती हैं। तो बताओ, पूंजीगत वस्तुओं से किनका जीवन बेहतर बन रहा है? उत्पादक का। उनके उत्पादन करने की जो क्षमता है वो दिन पे दिन क्या हो रही है? बढ़ रही है। जहां 1 घंटे में एक बंदा पहले 10 डोल बना पाता था, अब वो मशीन 1 घंटे में 1000 डोल बना देती है। डोल समझती हो ना? बच्चों के खेलने की गुड़िया। मतलब कोई सी भी वस्तु बहुत तेजी से बना देती है। तो ये सब चीजें क्या हो रही हैं? उत्पादक क्षमता बढ़ रही है। और उपभोक्ता वस्तुएं क्या कर रही हैं? उपभोक्ता की गुणवत्ता में सुधार कर रही हैं। तो मुझे बताओ, एक अर्थव्यवस्था के अंदर दोनों ही वस्तुएं अनिवार्य है ना? दोनों वस्तुओं का साथ साथ होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक उत्पादक के पास हमेशा संसाधन कैसे होते हैं? सीमित। भाई वो तो अपने संसाधन सोच समझ कर लगाएगा। मान लो बाजार के अंदर सिर्फ किन वस्तुओं की मांग थी? उपभोक्ता वस्तुओं की। बाजार के अंदर सिर्फ किन वस्तुओं की मांग हो रही थी? उपभोक्ता वस्तुओं की। तो अर्थव्यवस्था के अंदर किस चीज का उत्पादन किया जाएगा? उपभोक्ता वस्तुओं का। मान लो तुमने पूंजीगत वस्तुएं तो बना दी अर्थव्यवस्था में, लेकिन ये कोई मांग ही नहीं रहा है। और जब मांग ही नहीं रहा है तो बेमतलब में इनका उत्पादन क्यों करेंगे? बताओ, हम सारे संसाधन कहां पर लगा देंगे? अपने उपभोक्ता वस्तुओं पर। और मान लो अगर मांग नहीं हो रही है उपभोक्ता वस्तुओं की, अर्थव्यवस्था में केवल किनकी मांग हो रही है? पूंजीगत वस्तुओं की, तो हम अपने सारे संसाधन कहां लगा देंगे? पूंजीगत वस्तुओं पर। ऐसा मत सोचना जैसा मैं कह रहा हूं कि उपभोक्ता वस्तुओं की मांग ही नहीं हो रही है, पूंजीगत वस्तुओं की मांग ही नहीं हो रही है। ये तो बस हम समस्या को समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। दोनों ही वस्तुएं साथ साथ चलती हैं अर्थव्यवस्था में, और ऐसा कभी नहीं होता कि इसकी मांग ना हो उसकी हो, या इसकी ना हो उसकी हो। ठीक है, दोनों की मांग साथ साथ चलती है और दोनों का उत्पादन किया जाता है। और हमें अपने संसाधनों को बड़े सोच समझकर दोनों पर लगाना होता है। फर्क इतना है, इसका उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा? कम, क्योंकि संसाधन कैसे हैं? सीमित। भाई यहां से संसाधन हटाकर तभी तो यहां पर लगाऊंगा। और अगर इसका उत्पादन बढ़ाना चाहते हो तो इसका उत्पादन तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कम, क्योंकि यहां से संसाधन हटाकर यहां पर लगाऊंगा। और यहां से जैसे ही संसाधन हटाऊंगा तो यहां का तो उत्पादन अपने आप ही क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, तो एक का बढ़ाना चाहते हो तो दूसरे का कम करना पड़ेगा, दूसरे का बढ़ाना चाहते हो तो पहले का कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं तुमसे कह दूं संसाधन भरपूर मात्रा में अंधाधुंध संसाधन है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, सपोज मानो चलो है, तो क्या तुम एक का उत्पादन कम करोगे? बिल्कुल भी नहीं।
तुम वो संसाधन इधर भी लगाओगे और वो संसाधन इधर भी लगाओगे, क्योंकि तुम ये बात जानते हो कि हमारे पास संसाधन प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि एक का उत्पादन करें तब दूसरे का बढ़ाएं, लेकिन संसाधन हमेशा कैसे होते हैं, सीमित। तभी तो आवंटन की समस्या पढ़ रहे हैं, फिर तो ये समस्या ही नहीं बनती। अगर संसाधन प्रचुर मात्रा में होते तब तो इस समस्या को हम पढ़ते ही नहीं। ठीक है, तो दोनों ही वस्तुएं क्या होती हैं, महत्वपूर्ण। पूंजीगत वस्तु उत्पादक के लिए बढ़िया है, उपभोक्ता वस्तु उपभोक्ता के लिए बढ़िया है। ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसका उत्पादन 0 कर दिया और सारी उपभोक्ता वस्तुएं बना ली, और ऐसा भी नहीं कर सकते कि पूंजीगत वस्तु ही बनाई और उपभोक्ता वस्तुएं 0 कर दी, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने लिखवाया है 2 प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उपभोक्ता वस्तुएं तथा पूंजीगत वस्तुएं। इसी में लिखना, इसके आगे लिखो, दोनों ही वस्तुएं महत्वपूर्ण हैं, दोनों ही वस्तुएं महत्वपूर्ण हैं। उपभोक्ता वस्तुएं जीवन की गुणवत्ता के लिए, गुणवत्ता मतलब क्वालिटी, मतलब जीवन का जो गुण होते हैं, गुणवत्ता होती है, वो सुधरती है, बेहतरीन बनती है। उपभोक्ता वस्तुएं जीवन की गुणवत्ता के लिए जरूरी होती हैं, जीवन की गुणवत्ता के लिए जरूरी होती हैं, तथा पूंजीगत वस्तुएं, हाथ के हाथ पूंजीगत के बारे में भी लिख लो, तथा पूंजीगत वस्तुएं उत्पादन क्षमता, बताओ प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है, उत्पादन करने की जो क्षमता होती है, वो बढ़ेगी ना। एक वर्कर 1 घंटे में 10 बना रहा था, वही काम एक मशीन 1 घंटे में 1000 बना देगी, तो उत्पादन करने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, वो बढ़ गई है। तथा पूंजीगत वस्तुएं उत्पादन क्षमता के लिए जरूरी होती हैं, पूंजीगत वस्तुएं उत्पादन क्षमता के लिए जरूरी होती हैं। तो देखो, अगर हम बात करते हैं उत्पादक उपभोक्ता वस्तुओं की और पूंजीगत वस्तुओं की, और हमेशा हमारे पास संसाधन कैसे होते हैं, सीमित, तो तुम एक का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरे का उत्पादन तुम क्या करोगे, कम, और दूसरे का बढ़ाने के लिए पहले का क्या करना पड़ेगा, कम। अब देखो ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। मान लो तुम 2 वस्तुएं बना रहे थे, वस्तु ए और वस्तु बी। पहले तुम्हारे पास 100 संसाधन थे। कितने संसाधन थे, सिर्फ 100। इसको कुछ भी कह सकते हो, अपनी आय कहना चाहते हो तो आय कह सकते हो। तुमने 100 के 100 संसाधन यहां पर लगा दिए। बताओ, जब सारे संसाधन यहां पर ही लगा दिए तो क्या यहां पर कुछ लगाया, कुछ भी नहीं। मैंने क्या बोला, 100 संसाधन थे, 100 के 100 यहां पर लगा रखे, तो क्या वो कुछ बनेगा, क्या उस वस्तु का उत्पादन हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। भाई सारा पैसा तो तुमने इधर लगा दिया है, उधर क्या मिला, 0, उधर कुछ नहीं हुआ। मान लो यहां पर पूरा का पूरा प्रोडक्शन हो गया हाई लेवल पर, बिल्कुल कंप्लीट, वहां पर 0। अब तुम चाहते हो बाजार के अंदर इस वस्तु की भी मांग हो रही है। तुमने पिछले साल तो कुछ नहीं बनाया, लेकिन तुमने देखा इस साल क्या हो रहा है, इस वस्तु की भी मांग हो रही है, बाजार के अंदर इसकी डिमांड है। तुम क्या करना पसंद करोगे, तुम क्या करोगे, थोड़े से संसाधन यहां पर लगाना पसंद करोगे। मान लो तुमने इस साल यहां पर 80 संसाधन लगाए और 20 संसाधन यहां पर लगा दिए। तुमने सोचा बनाकर देखते हैं थोड़ा सा, तुमने 20 यूनिट के संसाधन यहां पर लगा दिए, तो देखो क्या अब भी 0 प्रोडक्शन होगा, नहीं भाई, अब तो कुछ ना कुछ तो होगा। मैं ये तो नहीं कह रहा कितना होगा, लेकिन कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होगा। लेकिन 100 संसाधन लगाने पर जो यहां पर बन रहा था, क्या अब भी उतना ही बनेगा 80 पर, नहीं, यहां पर प्रोडक्शन कैसा हो जाएगा, कम। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए तुमने कुछ संसाधन यहाँ पर लगाए, और कुछ संसाधन लगाने पर यहाँ पर संसाधन क्या हो गए, कम। संसाधन कम होने से उत्पादन भी क्या हो गया, कम। ठीक है, तो एक का बढ़ाने के लिए दूसरे का तुम्हें क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। तो इन्हीं बातों को तुम्हें पॉइंट बना के लिखना है। समस्या वही चल रही है, क्या उत्पादन करें,
अब नंबर 1 पॉइंट डालना, सिर्फ 3 पॉइंट है छोटे छोटे। लिखो, यदि हमें पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना है, यदि हमें पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना है, यदि हमें पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना है, तो हमें उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन, तो हमें उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कम करना होगा। उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कम करना होगा। भाई सीधी सी बात है, एक का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरे का तो तुम्हें कम करना ही पड़ेगा। तो हमें उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कम करना होगा। इसी तरह से अपोजिट भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिखो इसी में, परंतु यदि हमें उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना है, परंतु यदि हमें उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना है, उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना है, तो हमें पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन, तो हमें पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन कम करना होगा। तो हमें पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन कम करना होगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया सिंपल सा लॉजिक। भाई सीधी बात है, संसाधन सीमित है तो हम जहां पर लगाएंगे संसाधन उसका उत्पादन बढ़ेगा, और जहां से हटाएंगे उसका उत्पादन कम हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन ये कि कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाए। क्वेश्चन तो ये है ना, उपभोक्ता वस्तु बनाऊं या पूंजीगत वस्तु बनाऊं। तो मैंने इसका जवाब पहले ही दे दिया है तुम्हें। बाजार की जिस वस्तु की मांग होती है हम उसी वस्तु को बनाते हैं। बाजार के अंदर अगर उपभोक्ता वस्तु की मांग है तो उपभोक्ता वस्तु बनाई जाएगी। बाजार के अंदर उत्पादक वस्तु की मांग है, पूंजीगत वस्तु, तो वो बनाई जाएगी। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में इस समस्या का तुम्हें लिखना है हल। लिखो, एक अर्थव्यवस्था में उसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, एक अर्थव्यवस्था में उसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, एक अर्थव्यवस्था में उसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है जिसकी बाजार में मांग होती है, जिसकी बाजार में मांग होती है। ठीक है, तो अब हमने पहली समस्या को पूर्ण रूप से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है क्या उत्पादन करे की समस्या को संक्षिप्त रूप से समझाइए, तो जहां से मैंने हेडिंग डलवाया ना क्या उत्पादन करे, ये पूरा एक्सप्लेन कर दो, पूरे 3 नंबर या 4 नंबर तुम्हारे। ठीक है, लेकिन अगर आता है संसाधनों के आवंटन की समस्या को समझाइए, तो आवंटन मतलब तीनों समस्याएं। ठीक है, तो वो जो मैंने ऊपर डलवाया था ना पहले वाला हेडिंग, तीनों समस्याओं के बारे में छोटे छोटे लॉजिक लिखवाए थे, वो सारा एक्सप्लेन कर देना है। खैर, अब हम अपनी दूसरी समस्या पर आ जाते हैं। अपनी क्या अर्थव्यवस्था की समस्या है, अपनी थोड़ी ना है। तो कैपिटल बी टॉपिक तुम्हें अब डालना है। तो लिखो कैपिटल बी में, भाई क्या बनाना है पता चल गया, लेकिन भाई कोई मुझे ये भी तो बताए कैसे बनाना है। तो लिखो कैसे उत्पादन करें, कैसे उत्पादन
करें, क्वेश्चन मार्क। अब देखो कैसे उत्पादन करें। जब हम बात करते हैं तो मेनली हम बात कर रहे हैं आखिर मैं कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करूं, आखिर कौन सी टेक्निक में इस्तेमाल करूं उत्पादन में। वैसे तो कई तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी आजकल आ गई है, लेकिन पढ़ाई के उद्देश्य से हम अभी भी सिर्फ दो तकनीक की बात करेंगे। अर्थव्यवस्था में केवल दो तरह की तकनीक होती है। एक होती है श्रम प्रधान तकनीक। कौन सी तकनीक होती है? श्रम प्रधान, अभी मैं बताता हूं इन सब का मतलब। और एक होती है पूंजी प्रधान तकनीक। पूंजी प्रधान तकनीक, नाम से ही पता चल रहा है श्रम प्रधान, जहां पर हम सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल करते हैं? श्रमिकों का, मजदूरों का। और पूंजी प्रधान तकनीक, जहां पर सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल किया जाता है? पूंजी का, पैसे का। अब मैं तुमसे एग्जांपल पूछता हूं, मान लो कोई ऐसा उत्पादन का काम है, खेती बाड़ी का, कुछ खेत वगैरह में बनाया जाता है, वो ऐसी कारखाना है जहां पर उत्पादन किया जाता है खेत वगैरह, मतलब किसानों का कुछ काम है। तो मुझे बताओ कौन सी तकनीक का इस्तेमाल ज्यादा करना पसंद करोगे, पूंजी प्रधान या श्रम प्रधान? ऑफ कोर्स हर बच्चा जानता है खेती वगैरह का काम श्रम प्रधान तकनीक से होएगा। पैसे, ऐसा नहीं है कि पैसे की जरूरत नहीं होती, ऐसा तो कोई बिजनेस है ही नहीं, चाहे वो छोटे लेवल का हो चाहे बड़े लेवल का, ऐसा कोई धंधा नहीं है जहां पर पैसे की जरूरत ना पड़े। पैसे की तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन खेती बाड़ी के काम में सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ेगी? श्रमिकों की। तो ऐसे काम में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा? श्रम प्रधान तकनीक। अब मैं तुमसे एक एग्जांपल और पूछता हूं, कोई एडवांस्ड कंपनी है जहां पे कंप्यूटर्स के पार्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, मैन्युफैक्चर मतलब कंप्यूटर्स के पार्ट्स बनाए जाते हैं, फिर उनको ट्रेड किया जाता है। कंप्यूटर्स के पार्ट्स, तुम अंदाजा लगा सकते हो कंप्यूटर्स कितने महंगे होते हैं, तो उनके पार्ट्स भी कितने एक्सपेंसिव होंगे। मुझे बताओ कौन सी तकनीक लगाओगे, पूंजी प्रधान या श्रम प्रधान? ऐसा तो है नहीं कि तुम श्रमिक का इस्तेमाल नहीं करोगे, भाई वर्कर तो रखने पड़ेंगे, स्टाफ तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा पैसा तुम्हें कहां पे लगाना पड़ेगा? अपने पार्ट्स पर, जो वहां पर पार्ट्स बनाए जाते हैं पूंजी प्रधान तकनीक पर। पैसा ज्यादा चाहिए, श्रमिक इतने नहीं चाहिए, ठीक है। तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं भारत की, और तुम्हें भारत के बारे में अच्छे से मालूम होगा, नहीं मालूम है तो सुनो, यहाँ पर रोजगार कम होता है और बेरोजगारी ज्यादा होती है। हर तीसरे लेवल पर हम बात करेंगे तो हर तीसरा बंदा क्या माना जाएगा? बेरोजगार। एक परिवार के अंदर भी देखे तो हर एक मेंबर नहीं कमाता है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, रोजगार नहीं मिल पाता, चाहे कोई सा भी कारण रहा हो। खैर हम बात यहाँ पर बेरोजगारी की इतनी नहीं करेंगे, मुझे तो बस एक आइडिया बताना है। तुम्हें मालूम है भारत के अंदर बड़े लेवल पर क्या पाई जाती है? बेरोजगारी। और बेरोजगारी का मतलब क्या है? बेरोजगारी का मतलब ये, कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास करने के लिए कुछ काम नहीं है, करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं है, यानी कि बहुत सारे लोग बेकार पड़े हुए हैं। अगर तुम श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करोगे तो उन लोगों को क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा रोजगार, दुनिया भर का रोजगार मिलेगा ना। तो मेनली दो तरह की तकनीक अगर हमारे पास है भी, तो अगर बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है देश में और अगर हम इस्तेमाल करते हैं श्रम प्रधान तकनीक, तो बहुत से श्रमिकों को क्या मिल जाएगा? रोजगार, ठीक है। तो इसलिए तकनीक थोड़ी सस्ती भी होती है, क्योंकि दुनिया भर के तो लोग बेरोजगार हैं, बहुत आसानी से काम करने आ जाएंगे। दूसरी बात, ये देश की सबसे बड़ी समस्या को भी खत्म करती है, बेरोजगारी की समस्या। भाई भारत जैसे देश में तो अंधाधुंध बेरोजगारी है, तो इस समस्या को भी खत्म करने में कौन हेल्प करती है? श्रम प्रधान तकनीक, ठीक है। पूंजी प्रधान तकनीक की बात करते हैं। पूंजी प्रधान तकनीक भी अच्छी तकनीक है, ऐसी बात नहीं है। मान लो तुम पहले 10 मजदूरों को काम पर लगा रखा था, 10 वर्कर काम करते थे, और वो 10 वर्कर एक दिन में कितना प्रोडक्शन करते थे? 100 क्लॉथ के कपड़े क्लॉथ बनाते थे, मतलब 100 तरह के कपड़े तैयार करते होंगे। लेकिन अब इन 10 वर्कर को हटाकर तुमने एक मशीन लगा दी, बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड अच्छी मशीन, एडवांस्ड मशीन। इसके एक दिन का प्रोडक्शन है 1000 शर्ट्स। ये कितनी शर्ट तैयार कर लेती है मशीन? 1000 शर्ट। और सिर्फ एक मशीन 10 वर्कर को हटा दिया, अच्छी तकनीक है ना।
प्रोडक्शन की कैपेसिटी कितनी बढ़ गई भाई। उत्पादन का जो स्तर था, पहले एक दिन में 100 शर्टें बनाई जाती थी, अब एक ही दिन में कितनी शर्टें तैयार कर ली जाती है, 1000, है ना। उत्पादन का स्तर कितने अच्छे से बढ़ गया। और दूसरी बात, जो अच्छी क्वालिटी मशीन से डेवलप्ड होगी वो शायद वर्कर के हाथ से ना हो पाए। वो बात अलग है, अगर वर्कर बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है, बहुत ही कुशल वर्कर है, तो हो सकता है वो अच्छा कर दे, लेकिन मशीन इतनी बेहतरीन तैयारी करेगी हर एक चीज की, ठीक है। तो मशीन से होने का वाला काम भी अच्छा है, लेकिन ये भी तो देखो, मशीन के आते ही ये 10 लोग क्या हो गए, बेरोजगार। इनको निकलना पड़ेगा, क्योंकि मशीन को ऑपरेट करने के लिए तो एक ही बंदा चाहिए, बस 10 वर्कर की जरूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो मशीन है ये बहुत ही ज्यादा क्या आएगी, महंगी, कॉस्टली, ठीक है। तो दोनों ही तकनीकों के अपने अपने फायदे हैं और अपने अपने नुकसान हैं। देखना ये कि हम किस तकनीक का कैसे इस्तेमाल करते हैं। सामाजिक रूप से देखें तो ये तकनीक ज्यादा अच्छी है, और उत्पादन के स्तर के अनुसार देखें तो ये तकनीक ज्यादा अच्छी है। खैर, पहले कैसे उत्पादन करें इस समस्या के बारे में थोड़ा सा आगे से लिखना है। लिखो, ये समस्या तकनीक से संबंधित है। यह समस्या तकनीक से संबंधित है। किसी वस्तु या सेवा को उत्पादित करने के लिए, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, उत्पादित करना। किसी वस्तु या सेवा को उत्पादित करने के लिए कई तरीके उपलब्ध होते हैं। किसी वस्तु या सेवा को उत्पादित करने के लिए कई तरीके उपलब्ध होते हैं। कई तरीके उपलब्ध होते हैं। कई तरीके उपलब्ध होते हैं। जैसे उत्पादन के लिए श्रम प्रधान तकनीक, बोर्ड पे लिखा हुआ है, श्रम प्रधान तकनीक तथा पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक तथा पूंजी प्रधान तकनीक, ठीक है। अब इन दोनों तकनीकों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखना, और पहले हम बात करेंगे श्रम प्रधान तकनीक की। ये बात तो तुम्हें पता चल गई होगी कि इस तकनीक का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। ये तकनीक सस्ती होती है। भारत के अंदर खूब लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, अगर उनको 10 रुपए पर डे के हिसाब से भी बुलाओगे ना, तुरंत आ जाएंगे। ये तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया, 10 रुपए पर डे के हिसाब से। रियल में कितना रेट होता है कितना नहीं वो मुझे नहीं मालूम, एक रफ एग्जांपल दिया है कि जब इतनी बेरोजगारी है, थोड़े से पैसे भी दोगे तो मान जाएंगे काम करने के लिए। तो श्रम प्रधान तकनीक पूंजी प्रधान तकनीक से तो सस्ती ही होती है कम से कम। तो लिखो पहले श्रम प्रधान तकनीक, अब उसके आगे लिखना, लिखो श्रम प्रधान तकनीक में पूंजी के मुकाबले, श्रम प्रधान तकनीक में पूंजी के मुकाबले श्रम का अधिक प्रयोग किया जाता है, इसीलिए तो इसको नाम दिया गया है श्रम प्रधान। मतलब इस तकनीक में किसका इस्तेमाल ज्यादा होता है, श्रमिकों का, और किसका इस्तेमाल कम होता है, पूंजी का, ठीक है। श्रम प्रधान तकनीक में पूंजी के मुकाबले में, ये तो नहीं कह रहा कि पूंजी का इस्तेमाल होता ही नहीं है, होता तो जरूर है। मैंने अभी यही बताया था, कोई सा भी धंधा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, बिना पैसे के तो कुछ नहीं हो सकता। तुम मजदूरों को तो ला सकते हो, लेकिन फिर भी पैसा तो लगाना ही पड़ेगा भाई, कच्चा माल तो लाना ही पड़ेगा। मजदूर घर से थोड़ी ना लाएंगे अपने कच्चा माल। श्रम प्रधान तकनीक में पूंजी के मुकाबले श्रम का अधिक प्रयोग किया जाता है। श्रम का अधिक प्रयोग किया जाता है, और ये तकनीक
और यह तकनीक रोजगार को बढ़ाने में सहायता करती है। और यह तकनीक रोजगार को बढ़ाने में सहायता करती है। तुम्हें मालूम ही है, ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को क्या मिलता है? रोजगार। तो रोजगार बढ़ता है देश के अंदर। और ये तकनीक रोजगार को बढ़ाने में सहायता करती है, सहायता करती है। ये तकनीक पूंजी तकनीक के मुकाबले, जहां पर हम पूंजी तकनीक की बात करते हैं, हाईली एडवांस्ड मशीन चाहिए। और ध्यान रखना, मशीन को चलाने के लिए जो वर्कर रखा जाता है ना, वो वर्कर भी यूं ही नहीं रख सकते। पता चले हमने मशीन को चलाने के लिए वर्कर रख दिया और सारा माल खराब कर दिया। मशीन को भी ऑपरेट करने का काम एक अच्छे एजुकेटेड वर्कर का काम है। तो हर कोई इस काम को नहीं कर सकता। तो मशीन के लिए भी जो हमें मजदूर रखना पड़ता है, वो भी एजुकेटेड होना चाहिए। कम से कम उसे इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए कि मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे चलाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए पूंजी प्रधान तकनीक काफी महंगी होती है और श्रम प्रधान तकनीक तो सस्ती है ही। तो लिख लो इसी में, ये तकनीक पूंजी तकनीक के मुकाबले कम महंगी होती है। मुकाबले में लिख देता हूं, ये तकनीक पूंजी तकनीक के मुकाबले कम महंगी होती है, कम महंगी होती है। भारत जैसे देशों में, भारत जैसे देशों में पूंजी की तुलना में, भारत जैसे देशों में पूंजी की तुलना में श्रम अधिक मात्रा में पाया जाता है। तुम्हें मालूम ही है, पैसा कम है, मजदूर ज्यादा है। अंधाधुंध मजदूर कैसे हो रहे हैं? बेरोजगार। ठीक है, तो पैसा इतना होता नहीं है, तुलना में श्रम अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो भारत जैसे देश के लिए बढ़िया रहेगा कि हम श्रम प्रधान तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल करें, सामाजिक रूप से भी अच्छी है। अब लिखो नंबर 2। नंबर 2 में मालूम है क्या लिखना है? पूंजी प्रधान तकनीक। तो मैंने सिर्फ पूंजी लिखा है, तुम लोग पूरा लिखना। पूंजी प्रधान तकनीक लिखो इसके अंदर। पूंजी प्रधान तकनीक में अब इसका उल्टा है, यहां पर श्रमिक कम होते हैं, पूंजी ज्यादा होती है। पूंजी प्रधान तकनीक में श्रम के मुकाबले, पूंजी प्रधान तकनीक में श्रम के मुकाबले पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। पूंजी प्रधान तकनीक में श्रम के मुकाबले पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, अधिक आवश्यकता होती है। देखो, पूंजी तो ज्यादा लगानी ही पड़ेगी क्योंकि पूंजी प्रधान तकनीक है, लेकिन वस्तुओं के उत्पादन की कुशलता में भी तो वृद्धि होती है। जहां एक दिन में तुमसे 100 शर्ट तैयार हो रही थी, वहीं एक मशीन एक दिन में 1000 शर्ट तैयार कर रही है। तो काम तो हो रहा है, काम अच्छा भी तो हो रहा है कम से कम। तो लिखो इसमें, लिखो परंतु ये कुशलता में वृद्धि करती है। कौन सी तकनीक? पूंजी प्रधान तकनीक। परंतु ये कुशलता में, बोर्ड पे लिखा हुआ है कुशलता, कुशलता में वृद्धि करती है, मतलब कुशलता में बढ़ोतरी होती है, अच्छे से वस्तु बनती है, अच्छे ढंग से, अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं बनती है। कुशलता, और सारी वस्तु एक जैसी होती है। भाई, मजदूरों का काम तो मजदूरों का ही होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन मशीन का काम तो फिक्स है, जितना है जैसा है बिल्कुल वैसे ही होगा। कुशलता में वृद्धि करती है, लेकिन ये श्रम प्रधान तकनीक के मुकाबले, लेकिन यह श्रम प्रधान तकनीक के मुकाबले, लेकिन यह श्रम प्रधान तकनीक के मुकाबले
थोड़ी महंगी होती है, थोड़ी क्या काफी महंगी होती है, लेकिन शब्द तुम्हें ये लिखना है थोड़ी महंगी होती है, लेकिन ये श्रम प्रधान तकनीक के मुकाबले थोड़ी महंगी होती है। तो जहां पर कुछ अच्छी बातें हैं वहां पर कुछ बुरी बातें भी हैं, ठीक है। तो कुशलता में वृद्धि करती है। दूसरी चीज ये बहुत तेजी से उत्पादन होता है, वस्तुओं और सेवाओं को बहुत तेजी से बनाया जाता है और कम समय में बनाया जाता है। तो इस प्रकार देश की समृद्धि में भी फायदा पहुंचता है। समृद्धि मतलब वस्तुओं और सेवाओं का बहुत तेजी से आदान प्रदान होता है लोगों के बीच, बाजारों में, अगर हम पूंजी प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर बस एक लास्ट पॉइंट लिख लो, सेकंड पॉइंट के अंदर ही एक पॉइंट और जोड़ लो बस उसी के आगे। ये जो मैंने लिखवाया ना थोड़ी महंगी होती है, उसी के बाद लिखो पूंजी प्रधान तकनीक समृद्धि में, बोर्ड पे लिखा हुआ है समृद्धि, पूंजी प्रधान तकनीक समृद्धि में तेजी लाती है, समृद्धि में तेजी लाती है मतलब तीव्रता आ जाती है, देश की समृद्धि बहुत तेजी से विकसित होती है, ठीक है। वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान बहुत तेजी से होने लगता है। पूंजी प्रधान तकनीक समृद्धि में तेजी लाती है। अब एक लास्ट पॉइंट लिख लो, अभी मैंने इस समस्या का समाधान तो बताया ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस समस्या को कैसे उत्पादन करें, तो हमें देखना होता है कि हम कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करें। बेरोजगारी ज्यादा है तो श्रम प्रधान तकनीक इस्तेमाल करो, अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा है तो पूंजी प्रधान तकनीक इस्तेमाल करो। दोनों तकनीक हमने बता दी है। अब समाधान लिख लो, मतलब इस समस्या का हल। तो लिखो इस समस्या का समाधान इस बात के अनुसार लिया जाता है, बोर्ड पे लिखा हुआ है समाधान, कभी कोई बच्चा ना लिख पाए। इस समस्या का समाधान इस बात के अनुसार किया जाता है, इस समस्या का समाधान इस बात के अनुसार किया जाता है जिस तकनीक की लागत कम से कम होगी। भाई जो तकनीक जितनी सस्ती होगी, एक उत्पादक क्या करेगा, जो तकनीक जितनी सस्ती होगी उसी तकनीक का इस्तेमाल करेगा, है ना। तो लिखो जिस तकनीक की लागत कम से कम होगी उत्पादक उसी तकनीक को उपयोग करेगा। जिस तकनीक की लागत कम से कम होगी उत्पादक उसी तकनीक का उपयोग करेगा। अक्सर उत्पादक हमेशा उसी चीज को लेते हैं जहां पर उसे कम से कम पैसा लगाना पड़े, ठीक है। उत्पादक उसी तकनीक को उपयोग करेगा, अर्थात बोर्ड पे लिखा हुआ है अर्थात, यानी कि वो फैसला किसके अनुसार लेता है, लागत के अनुसार। इसमें लागत ज्यादा आ रही है नहीं लेगा, उसमें लागत कम आ रही है वो लेगा। लागत मतलब कॉस्ट, खर्चा, लागत कहने का मतलब खर्चा। जो तकनीक खर्चीली है वो उसका इस्तेमाल क्यों करेगा, ठीक है। उत्पादक उसी तकनीक को उपयोग करेगा, अर्थात इसका फैसला लागत के अनुसार किया जाएगा, अर्थात इसका फैसला लागत के अनुसार